साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम खान साहब, सफ़ीर पाकिस्तान यूनान है। ये तुर्की के रास्ते और मुख्तलिफ़ रास्तों से होके लोग यूनान पहुँचते हैं। यूनान क्योंकि गेटवे है, गेटवे पे होने की वजह से जो पाकिस्तानी सफारतखाना यूनान के अंदर है, बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात इनको उठानी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ से लोग आगे यूरोप तक जाते हैं और यहाँ बहुत सारे लोग डिटेंशन सेंटर मतलब जेलों के अंदर हैं, जिसमें बच्चे हैं, ख़वातीन हैं और बहुत सारे लोग बाकी ममालिक के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी के नाम पे यहाँ पे होते हैं। तो हम इनसे आज पूछते हैं कि यहाँ के मसाइल के हवाले से हमें ये बताएं कि जो लोग वहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं ये उनकी क्या मदद करते हैं या क्या परेशानी है, और ये अपने वतन में क्या पैगाम देना चाहते हैं कि जो लोग गैर कानूनी रास्ते से यहाँ तक पहुँचते हैं उनको किन चीज़ों का सामना होता है और कितना ये ख़तरनाक है और पाकिस्तान की बदनामी का भी कैसे बायस बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप जानते हैं कि ये गेटवे है यूरोप का, और पाकिस्तान से या दूसरे इलाकों से आने वाले जो पनागुज़ीन हैं या माइग्रेंट्स हैं वो इंतहाई पुरख़तर और दुश्वार गुज़ार रास्तों से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। पाकिस्तान से आने वाले बलूचिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की और टर्की से फिर क्रॉस करके ग्रीस आते हैं। इस दौरान उनमें से कुछ लोग बदकिस्मती से अपनी जान हार देते हैं और नहीं पहुंच पाते। इन तमाम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए होता है। और यहाँ पहुँचने के बाद इनकी सबसे पहली तरजीह ये होती है कि किसी तरह से इनको पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट मिल जाए, ताकि फिर वो अपना जॉब वगैरह का और अपने आप को लीगलाइज कराने के लिए जो भी तरीक़ाकार है वो अपना सकें। पाकिस्तान से उनकी वेरिफिकेशन आती है, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट्स मिलता है। जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उन लोगों का तो ठीक है कि वो आके फिर सफारतखाने को कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद फिर उस प्रोसेस में हम करके उनकी वेरिफिकेशन लेने के बाद उनको पासपोर्ट इशू कर देते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिन लोगों की वफ़ात हो जाती है इस दौरान हादसात में, उनके लिए उनकी रिकग्निशन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि बगैर डॉक्यूमेंट के बॉर्डर एरिया जो यहाँ से 350-400 किलोमीटर दूर है, इवन उससे भी ज़्यादा है, वहाँ तक किसी बंदे को भेजना भी एक मसला है। और अगर वो वहाँ चला भी जाए तो उसको उसके नाम से या उसके एड्रेस से वो पहचान नहीं सकता। अक्सर ये होता है कि ट्रैफिक हादसात होते हैं, गाड़ियों में ये लोग सवार होकर जब क्रॉस करते हैं तो पुलिस उनकी गाड़ियों के पीछे लगती है। अनाड़ी ड्राइवर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में वो नहीं चला पाते, जिसकी वजह से वो हादसे होते हैं, गाड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं और उसमें फिर उनकी नाकाबिले शिनाख्त चेहरे हो जाते हैं। और उसके बाद सिर्फ वाहिद ज़रिया होता है उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ उनको रिकग्नाइज करने का। ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें बाज़ वक़्त 1-2 महीने भी लग जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला जो होता है उनकी रिकग्निशन का होता है, और उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करा के पाकिस्तान भेजने का। ये जो यहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स हैं, मेरा ख्याल है कोई 23-24 डिटेंशन सेंटर हैं, इनके अंदर आपका क्या रवाबत होता है और लोग कैसे 24 डिटेंशन सेंटर्स हैं पूरे ग्रीस में, और ये मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए हैं। तो इसमें हमारा रेगुलर विज़िट्स होते हैं, और साल में कम से कम 1 या 2 दफ़ा डिटेंशन सेंटर्स में, कैंप्स में और जेल्स में ज़रूर विज़िट करते हैं। उसमें ये होता है कि जो लोग जेल में हैं उन तक हमारी पहुंच हो जाती है। यहाँ का कानून है कि वो पहले कैदियों से पूछते हैं कि जी आपकी एम्बेसी आना चाह रही है, आप में से कौन लोग विलिंग हैं उनसे मिलने के लिए। जो लोग विलिंग होते हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ भी हो जाता है, मुलाकात हो जाती है, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह हम पूछ लेते हैं, उनके जो मसाइल हल करने वाले होते हैं वो हम हल कर देते हैं। लेकिन जो लोग चूज़ करते हैं कि वो नहीं मिलेंगे, उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। इसी तरह कैंप्स में और डिटेंशन सेंटर्स में जो लोग असाइलम अप्लाई कर चुके होते हैं या करने वाले होते हैं, या जो कहते हैं कि जी हम असाइलम अप्लाई करेंगे, उनको वो आइसोलेट कर देते हैं हमसे और हमसे नहीं मिलने देते। हमारी ये प्रॉब्लम है कि अक्सरियत जो लोग हैं वो असाइलम के लिए दरख्वास्त दे चुके होते हैं, जिसकी वजह से कैंप वाले और लोकल अथॉरिटीज़ हमें उनसे नहीं मिलने देते। बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो हमारे विज़िट के दौरान हमसे मिलते हैं। उसमें से कुछ लोग जो विलिंग होते हैं, अपनी समझते हैं कि उनको वापस चले जाना चाहिए, वो हमें बताते हैं, और IOM के साथ मिलके हम उनका टिकट वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है उनको पाकिस्तान जाने पर, वॉलंटरीली पाकिस्तान जाने पर कुछ पैसे वगैरह भी देती है, जो $1,500 यूरो तक होते हैं, ताकि वहाँ जाके वो अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकें। और उन लोगों को फिर हम कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द वेरीफाई करके उनका नेशनल स्टेटस IOM से टिकट दिला के उनको पाकिस्तान भिजवाएं। लेकिन इसके अलावा जो लोग खुद से वॉलंटियर्स नहीं होते उनको हम हरगिज़ ना कोशिश करते हैं, और ना ही हमारी वो होती है प्रायोरिटी होती है कि हम उनको ज़बरदस्ती भिजवाएँ।
اچھا، آپ کے یہاں جب کرونا سٹارٹ ہوا تو آپ کی ایک ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ جہاں لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ پاکستان میں چلے گئے ہیں ان کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینشن دی ہوئی ہے، تو وہ کوئی کلیئرلی لوگوں کو کیا پیغام آپ دے کے بتائیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے اس میں اس طرح ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے پیپرز وغیرہ جمع کروائے ہوئے تھے. یہاں پہ ایک طریقہ تھا پہلے کہ اگر آپ نے اپنے پیپرز لیگل ریزیڈنسی کی جمع کروائے ہوئے ہیں ایکسٹینشن کے لیے تو آپ اس کی جو رسید ہے اس کے بیسس پہ پاکستان جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جو لوگ جنوری فیبرری میں پاکستان گئے اور اس کے بعد یہ کرونا کی وجہ سے فلائٹس وغیرہ ڈسٹرپٹ ہوئیں، وہ وہاں پہ جا کے اسٹک ہو گئے. اس دوران فلائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے جون جولائی تک بہت سے لوگوں کی وہ ڈیٹس گزر گئیں اور ان کے جو بلو ویوسی کہلاتی ہے وہ یا تو ایکسپائر ہو گئی یا ان کی ڈیٹس گزرنے کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکے. پھر جب فلائٹس کھلیں تو ان کی اتھارٹیز نے ان کو روک دیا. یہاں پہ ان کے ساتھ ان کی جو اتھارٹیز ہیں ان سے ہم نے ٹیک اپ کیا اور انہوں نے پھر خود بھی ریئلائز کیا اور اس ڈیٹ کو انہوں نے دسمبر تک ایکسٹینڈ کر دیا. لیکن آن گراؤنڈ پرابلم یہ رہی کہ وہاں پہ کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ رہی. جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں رہ گئی تھیں جس کی وجہ سے فلائٹس جو ہیں وہ ان کو جو ایئر لائنس ہیں وہ ان کو نہیں لے رہی تھیں اور وہ لوگ ابھی بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اپنے اندازے کے مطابق ہم نے لوگوں سے ڈیٹیلز اور ان کا ڈیٹا وغیرہ منگوایا تھا جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تاکہ یہاں کی گورنمنٹ سے ہم ٹیک اپ کر سکیں. تقریباً 300 کے قریب لوگ جو ہیں ابھی بھی پاکستانی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. مسلسل ہم ان کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں. ہر میٹنگ میں ہر انٹریکشن میں ہم ان سے یہی بات کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے. انہوں نے ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بہت جلد ہوپ فلی انشاءاللہ اسی مہینے کے تیسرے ہفتے تک امید ہے کہ ان کے لیے کلیئر کٹ انسٹرکشن بھیج دی جائیں گی اور اس کے بعد وہ لوگ پاکستان سے یہاں پہ واپس آ سکیں گے. یونان میں کتنی تعداد ہے پاکستانیوں کی اور اس میں کتنے لیگل ہیں اور کتنے انلیگل امیگریٹس؟ یونان میں لیگل تعداد جو ہے کنفرم تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، نہ ہم اور نہ ہی لوکل اتھارٹیز. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ لوگ آگے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن جو ایسٹیمیٹ ہے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے حساب سے تقریباً 60,000 کے قریب پاکستانی پورے یونان کے اندر مقیم ہیں اور اس میں تقریباً 16,500 جو ہیں وہ لیگل ہیں، باقی سارے انلیگل ہیں. اچھا، فری ڈیڈ باڈی پہنچوانے کے لیے کیونکہ کسی جگہ پہ یہ سہولت تو موجود نہیں ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ بہت ساری اموات راستے میں ہوتی ہیں، حادثاتی ہوتی ہیں، جو آپ پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. تو کیا جو فری ڈیڈ باڈی کے لیے یہ عام بندہ اگر کسی جو یہاں پہ مقیم ہے وہ مر جائے اس کی ڈیڈ باڈی گھر میں فری پہنچائی جاتی ہے؟ کیونکہ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ آپ دفنانے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں اور کچھ مسلمان ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیڈ باڈی کو دفنایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بتائیں گے کہ وہ کلیئر کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ کون سی ڈیڈ باڈی آپ فری بھیجتے ہیں. یہ فیسلٹی کہہ لیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے مہیا کی گئی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈیسٹیٹیوٹ پاکستانیز ہیں یا جو دیار غیر میں بیار و مددگار ہیں، امپلائڈ نہیں ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور ان کا کوئی رشتہ دار ریلیٹیو نہیں تھا. ان کے لیے پھر گورنمنٹ آف پاکستان ایمبیسی کے تھرو حرکت میں آتی ہے اور ان کے تمام اخراجات برداشت کرتی ہے تاکہ ان کی میت جو ہے ان کے عزیز و اقارب تک پہنچائی جا سکے. علاوہ جو پاکستانیز یہاں پہ سیٹلڈ ہیں، لیگل ہیں اور اپنا کسی روزگار سے منسلک ہیں، ان کے لیے یقیناً یہ فیسلٹی نہیں ہے. اگر وہ کلیم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ انسان کے اپنے اس پہ ہے، ضمیر پہ ہے کہ وہ ان فیسلٹیز کو جو حکومت پاکستان ایسے ڈیسٹیٹیوٹ پاکستانیوں کے لیے ایکسٹینڈ کر رہی ہے اس کو مس یوز نہ کریں. کیونکہ آپ یہاں پہ گیٹ وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے بہت ساری سٹوریز آتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آپ اپنے پاکستان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ دیار غیر میں نکلنے کے لیے غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں پتہ چل سکے، اویئرنیس ہو سکے کہ لوگوں کو کن دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کیا طریقہ کرنا چاہیے ان کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بہتر محفوظ اور اچھی جگہ کوئی بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو بھی شخص بھی پاکستان سے نکلتا ہے، پاکستان میں اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے اپنے ہم وطن ہوتے ہیں جو ہر طرح کی مشکل مصیبت میں اس کے کام آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب وہ شخص اپنا ملک چھوڑ کے غیر قانونی طریقے سے ایک دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پہ اس کو ڈر اور خوف مسلسل رہتا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بہت سارے رسک لے کے اگر وہ لکی ہے، کامیاب
कामयाबी से यहाँ पहुँच जाता है तो वो अपने आप को खुशकिस्मत उसको समझना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं होती। यहाँ आने के बाद एक तो सबसे पहला खौफ और डर ये होता है कि वो पकड़ा जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा। इतना रिस्क लेके इतने पैसे खर्च करके वो यहाँ आएगा और उसके बाद मुसलसल जहनी दबाव में रहेगा। दूसरी चीज़ ये होती है उसे ज़बान नहीं आती, उसे इलाके नहीं आते, उसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, तो वो एक्सप्लॉयटेशन का शिकार रहता है, मुसलसल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार रहता है। यहाँ पे बदकिस्मती से बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस काम में इन्वॉल्व हैं और एक्सप्लॉयटेशन इसके अलावा उनको और कोई काम नहीं है। तो हमारी अक्सर तादाद में वो लोग जो नए यहाँ पे आते हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं। अगर उनको कहीं किसी जगह रोज़गार मिल जाता है, 10 घंटे काम करते हैं तो 4 घंटे का उनको वो मिलता है, तनख्वाह मिलती है। रहने की वर्स्ट कंडीशन होती हैं, यानी वो कंडीशन जो इवन वो अपने गांव में छोड़ के आएंगे उससे भी बदतरीन कंडीशंस होती हैं जिनमें उनको यहाँ पे रहना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कोई ये समझता है कि डॉलर्स और यूरोस जो हैं वो किसी जगह रखे हुए वो बस जाएंगे वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद उनकी आमदनी शुरू हो जाएगी, तो वो शदीद गलतफहमी का शिकार है। ये बहुत बड़ा रिस्क है और मैं तमाम लोगों को दोबारा से बार बार ये चीज़ कहूँगा, खुदा के वास्ते इस चक्कर में ना पड़ें। पाकिस्तान में मेहनत करें, पाकिस्तान में मजदूरी करें, लेकिन पाकिस्तान आपका अपना वतन है, आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने खड़ी हैं आपके। बहुत शुक्रिया। इनका कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे मौक़े हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं। और ये इस बात से कतई नज़र के पिछले 40 सालों से जो ओवरसीज़ में लोग बाहर निकले हैं, दियार गैर में कानूनी या गैर कानूनी तौर से निकले हैं, आज वो मुल्क को बहुत बड़ा ज़र मुबादला दे रहे हैं। लेकिन दुनिया बदल चुकी है। अब बहुत सारे मौक़े आपको यूरोप और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जितनी भी हैं वो आपको बहुत सारी सहूलतें दे रही है, बहुत सारे रास्ते हैं, लीगल रास्ते हैं इन मुल्कों में जाने के लिए। इन रास्तों से गुरेज करें। जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर से आप वहाँ से निकल के अपनी ज़िंदगी को जान जोखिम में डालते हैं, ना अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को मुसीबत का शिकार करते हैं, पाकिस्तान हुकूमत को मुसीबत का शिकार करते हैं और पाकिस्तान का जो मुस्बत चेहरा इस वक्त दुनिया पूरी के सामने जा रहा है उसको भी गंदा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने जाए तो आपको तालीम के ज़रिए और हुनरमंद लोग जो है पूरी यूरोप के अंदर उनकी मांग है, उस तरीके से अपने आप को यूरोप और मुख्तलिफ़ कंट्रियों में जाने का रास्ता अख्तियार करें।